हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 कर रहे थे हम लोग। इसमें ग्रुप 13 के हेलाइड्स के बारे में देख रहे थे कि वे ट्राई हेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसमें से क्या प्रॉपर्टी है उन हेलाइड्स का। तो एक हम लोग उसमें नेचर देखे थे कि कौन से हेलाइड कोवलेंट नेचर के होंगे, कौन से आयोनिक नेचर के होंगे, कैसे वेरिएशन होगा कोवलेंट और आयनिक नेचर का, फिर शेप क्या होगा ट्राइगोनल प्लानर विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इतना चीज़ हम लोग देखे थे। और एक बात और देखे थे कि उसमें बोरोन के हेलाइड्स पे हम लोग जोर दे रहे थे कि वे कैसे लेविस एसिड्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की चाह रखते हैं। इन सारी बातों को डील करा था हमने। अभी हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करना है और क्वेश्चन ये है कि बोरोन के जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं वे आपस में डाइमेराइज नहीं करते हैं। ये जोड़ करके B2Cl6 बनाएंगे, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम वाले कर जाते हैं, AlCl3 प्लस AlCl3 ये मिल करके Al2Cl6 बनाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग जानेंगे। हेलाइड का नहीं होता है, लेकिन हाँ ई यदि ऐसे रहे BH3 प्लस BH3 तब ये B2S6 हो जाता है। समझोगे कहानी को। BCl3 B2Cl3 नहीं बनेगा, लेकिन BH3 तो B2S6 बन जाएगा। यहाँ AlCl3 प्लस AlCl3 तो Al2Cl6 बन जाएगा। तो यह जो प्रोसेस है जिसमें दो यूनिट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइमेराइजेशन। डाई का मतलब दो, मर का मतलब मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल का आपस में मिल करके एक सिंगल यूनिट बनाना डाइमेराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ डाइमेराइजेशन। तो क्वेश्चन आखिर यहाँ ये है कि बोरोन हेलाइड का डाइमेराइजेशन क्यों नहीं होता है, इसका क्यों हो गया। अब उसके लिए जानना होगा कि डाइमेराइजेशन होता कैसे है। तो देखो कैसे होता है। जैसे इसकी बात करें, अभी हम लोग देखे थे ना कि sp2 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है। तो इसके लिए यदि दिखाओगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 का, तो ऐसे दिखलाओ इसके शेप को, Cl एक Cl और यहाँ दिखा दो। ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म में इसको नहीं दिखाए हैं, वैसे जनरल। और एक खाली ऑर्बिटल, एक खाली ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल। उसी प्रकार से एक और हम लोग लेंगे, इसका Al तो Cl और एक इधर दिखा दो Cl। तो एक ऑर्बिटल इसका और ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके। अब इसमें होगा क्या उसको ज़रा ध्यान से हम लोग समझेंगे। इसको आप इधर दिखा दो। सब में क्लोरीन पर लोन पेयर है, 3 देखे थे हम लोग स्ट्रक्चर में कि कैसे हेलोजन पे 3 लोन पेयर्स बचते हैं, ऐसे। तो डाइमेराइजेशन होगा कैसे, सो देखो। इसका जो एक क्लोरीन है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, और इसका क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इसमें। चूँकि यहाँ खाली ऑर्बिटल है, तो खाली ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर या एक्सेप्ट कर सकता है। एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो ही सकते हैं। और यहाँ साफ साफ देख रहे हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, 3 लोन पेयर बचे हुए हैं हेलोजन के पास। तो आसानी से यह हेलोजन अपना एक लोन पेयर को डोनेट कर देगा इस एल्यूमिनियम का खाली ऑर्बिटल में, और डोनेट कर देगा तो फिर यहाँ बन जाएगा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ, किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। एक कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है नॉर्मल सा, उस कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि 2 एटम के बीच यदि बॉन्ड बन रहा है तो वे दोनों एटम्स मिल करके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया है, क्लोरीन ही दोनों इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। देख रहे हो ना, क्लोरीन ही दोनों इलेक्ट्रॉन लगा रहा है ऐसे। तो यहाँ होगा अब ऐसा
कि यह क्लोरीन जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या बोले कि वह बॉन्ड जिसमें दोनों एटम मिल करके इलेक्ट्रॉन लगा दे, जैसे ही वाला यहाँ जो बॉन्ड बना उसमें एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का है तो एक क्लोरीन का है, तो ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड हुआ। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ दोनों एक ही क्लोरीन दे रहा है, एल्यूमिनियम के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड नहीं। तो यहाँ से अब ऐसा हो जाएगा, क्लोरीन बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब फिर ही पहले से इधर से जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, ऐसा ऐसे करके। तो वैसे ही ये वाला एल्यूमिनियम भी तो किया है ना, ये भी तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ये भी यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो अब देख लो कि यहाँ एल्यूमिनियम के अगल बगल 4 बॉन्ड हो गए, इस यूनिट को केवल देखो तो अब 4 हो गए। तो अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही था अगल बगल तो sp2 ट्राइगोनल प्लानर था। तो इस तरह से डायमेराइजेशन होता है कि चूँकि प्रत्येक सेंट्रल एटम के पास एक खाली ऑर्बिटल है, अगल बगल में जो हैलोजन्स हैं उन हैलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वे अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे इस खाली ऑर्बिटल में और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे और फिर वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये बहुत बढ़िया से हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है, किसमें AlCl3 रहा तो बोल रहा है कि BCl3 में ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ एल्यूमिनियम को हटा करके खाली बोरोन कर दें तो ये नहीं होगा, ऐसे फिर ही बनेगा ही नहीं, ये नहीं होगा ऐसे। तो क्या दिक्कत है, बोरोन के पास भी सारा कहानी वही है ना, अंतर है बोरोन और एल्यूमिनियम का केवल साइज का, केवल साइज का। बोरोन एल्यूमिनियम, इधर फ्लोरीन क्लोरीन, दोनों 3rd पीरियड के हैं, दोनों 2nd पीरियड के हैं, ऐसे लोगे तो 1 सेकेंड 1 3rd हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया क्योंकि दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, दोनों का साइज लगभग एक समान होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऑर्बिटल का साइज एक जैसा होगा। बोरोन फ्लोरीन के साथ बेटर कम्बिनेशन रखेगा क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड का है, तो इसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बढ़िया से होगा, कंपेरेबल साइज होने के चलते। लेकिन यदि हम लोग ऐसे क्रॉस जाते हैं तो फिर बोरोन की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाता है एल्यूमिनियम, ऑर्बिटल का साइज काफ़ी बड़ा होगा। तो बोरोन यहाँ हुआ बहुत छोटा और इसके अगल बगल क्लोरीन हो गए बहुत बड़े बड़े, ऐसे ऐसे। कैसे संभव है बताओ, कैसे संभव है? छोटा सा बोरोन, अगल बगल बड़ा बड़ा क्लोरीन, बढ़िया से मिल भी नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ एल्यूमिनियम है, बड़ा साइज का है, तो इसके साथ 4 क्लोरीन मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, देखो बड़ा बढ़िया से मिल जाएगा। देख लो चारों क्लोरीन बहुत अच्छे से मिल गया ना ऐसे। लेकिन वहाँ ज़रा देखो तो यहाँ का सिचुएशन क्या हो गया, सो मिल भी नहीं पा रहा है। एक बोरोन सा क्लोरीन 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 को देखो, ये तो फंस जा रहा है यहाँ ऐसे। तो साइज का मामला है यहाँ कि बोरोन का साइज काफ़ी छोटा है, इस ग्रुप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो एक छोटा बोरोन के साथ एक क्लोरीन के एटम्स नहीं रह पाएंगे, वह वजन हो जाएगा ना। कोई छोटा सा चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा तुम अगल बगल भारी भारी चीज़ लटका दिए हो तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसके लिए। अपने छोटा सा है, अगल बगल इतना बड़ा बड़ा चीज़ लटक गया है तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इतना वजन को, और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यह डायमेराइजेशन इसमें नहीं होगा BCl3 में, केवल किस में होगा, AlCl3 में। तो AlCl3 में क्यों गया समझ गए, साइज के चलते। एल्यूमिनियम बड़ा साइज है तो अगल बगल 4 क्लोरीन ऐसे बढ़िया से एडजस्ट कर पाएंगे, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे बोरोन का छोटा साइज के चलते। तो यह इसमें एक कारण हम लोग दे देंगे कि वाई AlCl3 अंडरगो डायमेराइजेशन वाइल BCl3 डज नॉट, कि AlCl3 क्यों डायमेराइज करते हैं जबकि BCl3 नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण समझ गए हम लोग अच्छे से, एक साइज का केवल मामला था और कुछ नहीं। इसी को समझने के लिए इतना कहानी हम लोग को जानना पड़ा। तो अब जो बगल में लिखें कि सर वो कैसे है, BH3 कैसे, वो B2H6 कैसे बना, यही चीज़ हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ क्लोरीन की जगह कर देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करते हैं।
अब यदि हाइड्रोजन करते हैं तो सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन का मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ऑर्बिटल है, तो सवाल ही नहीं है कि लोन पेयर बचे। तो जब यहाँ हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं बचेगा तो फिर कैसे ऐसे बनाएगा? B2H6 बनता है, हाँ स्टेबल कंपाउंड है, B2H6 बनता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, बस ये हाइड्रोजन के एक क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ हम लोग नहीं दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो फिर कैसे? अभी जो कहानी सुनाए उसमें हैलोजन था तो अपना लोन पेयर दे रहा था खाली ऑर्बिटल में, बोरोन का तो काम बन गया। अरे यहाँ कैसे होगा? यहाँ हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर भी नहीं है, तो फिर कैसे बोरोन के साथ जुड़ेगा? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। ऐसा कंपाउंड बनता है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है, B2H6 डाइबोरेन, पूरा कहानी। तो इस बात को अभी हम लोग नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि इस कंपाउंड पे पूरा एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, B2H6 पे, डाइबोरेन इसको बोलते हैं। कैसे वो कंपाउंड बना, एकदम अलग सा बिहेवियर है, बड़ा मज़ेदार कहानी है उसमें। तो जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम लोग तो कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे B2H6 बना। अभी के हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है कि एकदम नहीं बनना चाहिए है, बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल रहने से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा जा कर के इससे? तो अभी के हिसाब से B2H6 कभी भी नहीं बन सकता है। लेकिन बताए B2H6 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। बहुत कहानी है उसके बारे में, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो जब पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को, इस चैप्टर में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग, तो वहाँ देखेंगे इसको कि क्या माजरा है उसमें। अभी बस हम लोग को ही समझना था कि बोरोन का ट्राइहेलाइड डाइमेराइज नहीं करेगा। तो ऐसे बोल सकते हो कि सर BCl3 तो नहीं किया, साइज का मामला था। और BF3 के बारे में क्या कहते हैं कि BF3 प्लस BF3 क्या B2F6 बन सकते हैं? क्या B2F6 बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? ऐसे करके अब तो बोरोन और फ्लोरीन के साइज में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों सेम पीरियड के हैं ऐसे। तो जितना कहानी हम लोग पढ़े सीखे उस हिसाब से तो इसको बनना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वगैरह आने के चलते इस कंपाउंड के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता है। फ्लोरीन चूँकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो अभी हम लोग देख रहे थे ना कि क्लोरीन अपना लोन पेयर को बड़ा बढ़िया से टिका दे रहा था एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में, वैसे फ्लोरीन नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फिर अपना लोन पेयर को नहीं दे पाएगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहेगा ना, देने का इसको बड़ा ही तकलीफ होगा, नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो फिर ऐसा सिचुएशन हम लोग यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो साइज यहाँ ठीक था तब तक कि फ्लोरीन फंसा दिया, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार ही नहीं है। काहे? तो भाई हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, साफ बात। क्लोरीन था तो साइज के चक्कर में फंस जा रहा था, देने के लिए राजी था, लेकिन बोरोन बोला भाई हम तुम्हारा वजन नहीं झेल पाएंगे, तुम इतना बड़ा हो, तुम दोगे, हम नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ साइज मैटर कर गया, यहाँ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर कर गया, और इन दोनों कारणों से ओवरऑल बोले कि BCl3 या BX3 जो है कभी डाइमेराइज नहीं करेगा ट्राइहेलाइड बोरोन का, चाहे किसी के साथ भी हो, फ्लोरीन के साथ हो, क्लोरीन के साथ हो, ब्रोमीन के साथ हो, आयोडीन के साथ हो। फ्लोरीन में तो फंस गया अलग, उसमें फ्लोरीन ऐंठने लगा, नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन देने के लिए सब राजी था, इसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारा वजन इतना हम झेल नहीं पाएंगे भाई, नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के डाइमेराइजेशन नहीं होगा बोरोन ट्राइहेलाइड्स का। अब इसमें से डाइमेराइजेशन जो है वह एल्यूमिनियम में तो हुआ ही, अब इसके नीचे आप गैलियम में जाओगे, इंडियम में जाओगे तो वहाँ भी डाइमेराइजेशन होगा, उनमें भी दो यूनिट आपस में जुड़ेंगे
2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो है एक डायमेरिक स्ट्रक्चर, डायमर मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन करेंगे। इंडियम का कहानी थोड़ा सा और थैलियम का, कि जैसे इंडियम ट्राइक्लोराइड, इंडियम क्लोराइड, थैलियम ट्राइक्लोराइड, थैलियम क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +1 +3 इसका कहानी तो हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते एल्यूमिनियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है +3 से। सो थैलियम क्लोराइड विल बी मोर स्टेबल देन थैलियम ट्राइक्लोराइड। हाँ, यहाँ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाई TlCl इज मोर स्टेबल दैन TlCl3। तो एक लाइन में आंसर देंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते थैलियम अपने वैलेंस के 3 इलेक्ट्रॉन्स को कभी लूज नहीं करेगा, एक ही करेगा, एक लूज करेगा तो एक प्लस आएगा और वही एक इलेक्ट्रॉन फिर बगल में कोई हेलोजन एक्सेप्ट करके हेलाइड बना करके उसके साथ जुड़ जाएगा। थैलियम का कहानी तो हम लोग देखे थे ना, 6s2 और 6p1 था ऐसे। तो ये क्या करेगा कि अपना 6p वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक प्लस 6s2 बचा रहेगा, ई जाएगा ही नहीं जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप IPE के इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते हैं। तो जब ही एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया रहे तो कोई एक ही क्लोरीन इसको गेन करके Cl- बनाएगा ना, अभी Cl- और Tl+ थैलियम क्लोराइड बन गया, TlCl का फॉर्मेशन हो गया ऐसे। तो थैलियम क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है थैलियम ट्राइक्लोराइड से, TlCl3 से। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। तो डायमराइजेशन इसमें तो रेयर है, ये TlCl3 ही नहीं स्टेबल है तो डायमराइजेशन कहाँ से होगा? बाकी सब में होगा, एल्यूमिनियम का हो, गैलियम का हो, इंडियम का भी जो है डायमराइजेशन हो ही जाता है। अब वो रहा है कि जो डायमर इसमें बनता है वह डायमराइजेशन ख़त्म हो जाता है जब उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब। जैसे AlCl3 के 2 यूनिट्स सबसे पहले आपस में मिल करके बनाए Al2Cl6। अब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व करने के बाद ही ख़त्म हो जाता है, Cl- सभी अलग हो जाते हैं और एल्यूमिनियम क्या करता है, वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है ऐसा। इस इक्वेशन को बेहतर तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, AlCl3 प्लस यहाँ 9H2O, वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो बन जाता है Al H2O का होल 6 OH, और OH यहाँ 3 बनता है प्लस 3 HCl निकलेगा। तो HCl जो निकलेगा चूँकि एक्वस मीडियम है तो वह डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, H+ और Cl- के फॉर्म में। तो इन आयनों के चलते, आयंस का फॉर्मेशन के चलते जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका वह गुड कंडक्टर बन जाता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। देख ही रहे हम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयन बनने के चलते इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर हो जाएगा। तो डायमेराइजेशन हो जाता है। डायमेराइजेशन में जो 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं आपस में उनका अगेन डिसोसिएशन हो जाता है जब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एल्यूमिनियम इस हेलोजन का साथ छोड़ करके H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, और H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है तो एक के साथ नहीं जुड़ रहा, देख रहे हो 6 के साथ जुड़ रहा है, H2O ऐसे करके ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होगा ऐसा। और जब यहाँ 6 वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्मेशन के चलते एनर्जी निकलेगा, जिसको कि हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, यह कितना ज़्यादा होगा यू कैन इमेजिन। 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है तो 6 बॉन्ड का एनर्जी रिलीज होगा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा इसलिए इसको वैसे रहने नहीं देगा, यही आ करके इसको तोड़ देगा।
तोड़ देगा तो भाई पहले तो डाइमराइजेशन जो था वो डाइमर मोनोमर में बदल जाएगा, उसके बाद फिर इसका हाइड्रेशन होकर के प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सॉल्यूशन में फ्री आयंस बन रहे हैं तो इन आयनों का फॉर्मेशन के चलते जो है या गुड कंडक्टर हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। अब इसमें से बोरोन जो है डाई हेलाइड्स भी बनाता है। बोरोन जो है वह क्या करता है, डाई हेलाइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। ट्राई हेलाइड तो बड़ा कॉमन था, डाई हेलाइड कॉमन नहीं है लेकिन फॉर्मेशन होता है। बोरोन इज ऑल्सो नोन टू फॉर्म डाई हेलाइड। अभी बोरोन का डाई हेलाइड कैसे बनेगा उसको ज़रा देखते हैं। बोरोन का डाई हेलाइड बनता है BCl2, जैसे BCl3 बन रहा था BCl। अब BCl2 बनेगा तो इसे एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वे डाइमेराइज करेंगे। मतलब BCl2 का एक और यूनिट रहेगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके बन जाएगा ऐसा। B2Cl4 बन गया। तो कहने का मतलब ये एग्जिस्ट ऐसे नहीं करेगा, बनाएगा जरूर लेकिन ये एग्जिस्ट ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कभी स्टेबल नहीं होते। जैसे आप नाइट्रोजन को ले लो, NO2 है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन, एक और NO2 लोगे, एक और ऑड इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिल जाएगा और मिल करके डाइमेराइजेशन हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ऐसा। तो ये डाइमेराइजेशन होता है। यदि किसी सिस्टम में ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, वही ऑड इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़ेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा उनमें आपस में, और ऑड इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़ करके जो है ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। NO में भी वही कहानी है, NO भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ऐसा, तो इसके भी दो यूनिट आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके N2O2 बन जाएगा, जिसको हम लोग NO ही लिखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन डाइमेराइजेशन पॉसिबल हो सकता है इसमें। अब इसके स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें B2Cl4 का, तो इसका अलग अलग फिजिकल स्टेट में अलग अलग स्ट्रक्चर देखा गया है, या दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों मतलब कि सभी फॉर्म बोल दो, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज में भी करता है। तो बोला है कि यदि सॉलिड है तो उस केस में तो इसका प्लैनर स्ट्रक्चर है, ऐसे प्लैनर स्ट्रक्चर है, सॉलिड फेज का है, प्लैनर है। लेकिन जब वेपर फेज होता है तो वेपर फेज में इसका प्लैनर स्ट्रक्चर नहीं रह पाता है, या लिक्विड फेज में। तो होता क्या है उसमें कि जैसे बोरोन के ये दो क्लोरीन हैं और बगल वाला बोरोन का दोनों क्लोरीन अब ऊपर चला जाता है। देखो ऐसा वाला लाइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि अभी ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा का क्या मतलब हुआ अभी बताते हैं। इसको नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर बोलेंगे, या इसी को नॉन इक्लिप्स्ड बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना कि जैसे मान लो यहाँ बीच में बोरोन है, इसके साथ देखो ऐसे करके दो क्लोरीन हो गए, इस तरह से ऐसे। तो बोरोन क्लोरीन सब इसी प्लेन में है, तो प्लैनर सॉलिड स्टेट में ऐसा ही होता है। लेकिन लिक्विड और वेपर फेज में जाने के बाद क्या होता है कि ये दोनों बोरोन जो है ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं इस तरह से। तो जो मोटा वाला लाइन दिया हुआ है इसका मतलब ये ऐसे है, ऊपर उठा हुआ है। एक जो बोरोन है उसका दोनों क्लोरीन ठीक इसी में है, लेकिन दूसरा जो यहाँ बोरोन का ऐसे था क्लोरीन, अभी ऐसे चला गया, उठ गया। लिक्विड और वेपर फेज में वैसे स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, उसी को नॉन इक्लिप्स्ड बोलते हैं हम लोग। इक्लिप्स्ड मतलब सभी आसपास होते, एक प्लेन में रहते, तो यहाँ से दो क्लोरीन जो है उड़ जाता है और इसका नॉन इक्लिप्स्ड या नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। तो समझ गए इस बात को यहाँ से कि बोरोन
ट्राइक्लोराइड था तो डायमेराइजेशन नहीं हो रहा था। BCl2 का होता है, इवेन या डायमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वह है कि ऐसा कोई कंपाउंड बनता है, तो फिर देखा गया कि ऐसा कंपाउंड डायरेक्ट बनने का संभावना नहीं है। तो होता क्या है कि ये पहले मोनोमेरिक यूनिट बनाता है BCl2 और इसमें बोरोन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के चलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक बॉन्ड और बना देते हैं। प्लानर स्ट्रक्चर होगा, ऐसे सॉलिड फॉर्म रहे तो, और कहीं लिक्विड और वेपर फेज है तो फिर ऐसे नॉन इक्लिप्स स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये दोनों क्लोरीन प्लेन के ऊपर ऐसे रहेगा, जैसे भी समझाए। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप 13 के हेलाइड्स के बारे में बेसिक सा बात जाने। हेलाइड्स का फॉर्मेशन, हेलाइड का स्ट्रक्चर, कौन कौन से हेलाइड डायमेराइज कर सकते हैं, कौन कौन से हेलाइड का डायमेराइजेशन नहीं हो सकता है, डायमेराइजेशन होगा भी तो क्यों होगा, क्या वजह है, इस सब को। हेलाइड्स पर एक अलग से टॉपिक हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, इतना ही नहीं है, हेलाइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। जो लेविस एसिड वाला बात बताए थे पिछला लेक्चर में, उस लेविस एसिडिटी का कंपैरिजन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह। तो आगे और ज़्यादा डिटेल में हेलाइड्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।